अकाली दल क्या है, एक क्षेत्रीय पार्टी है पंजाब की, ठीक है। 1920 के दशक में इसकी स्थापना की गई थी और इस पार्टी ने ही पंजाबी सूबा यानी कि पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए अलग राज्य की डिमांड की थी। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो 1966 में क्या होता है, पंजाब से 2 राज्य अलग किए जाते हैं, एक तो हरियाणा है ना जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र था, एक पहाड़ी क्षेत्र जो कि आपका हिमाचल प्रदेश है। ये 2 राज्य किससे अलग होके बने थे, पंजाब से ही होके बने थे। अब यहाँ की क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टी है, सबसे प्रमुख पार्टी थी अकाली दल, तो 1967 से 1977 तक अकाली दल ने क्या किया, सरकार बनाया था। लेकिन ये दोनों ही मौके पे जो सरकार बनाए गए थे गठबंधन की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाया गया था। लेकिन फिर भी अकाली दल का ना उतना अच्छा नियंत्रण पंजाब में नहीं था। इसके पीछे 3 कारण थे। देखिए, पहला तो भाई उनकी जो सरकार बनी थी उसको कार्यकाल पूरा करने से पहले ही केंद्र सरकार ने क्या किया, बर्खास्त कर दिया था। दूसरा कि भाई जो अकाली दल है उसको पंजाब के जो हिंदू लोग थे उसका समर्थन बिल्कुल भी हासिल अकाली दल को नहीं था। तीसरा भाई रीजन ये था कि उसका जो वर्चस्व था, मतलब उसका जो दबदबा था वो पंजाब में इसलिए नहीं था क्योंकि जो सिख लोग भी थे वो भी कई प्रकार के जाति और वर्ग में बड़े हुए थे। और कांग्रेस पार्टी का पता ही है, दलितों और जो नीच जाति में शब्द गलत यूज कर रहा हूँ, जो दलित है वो चाहे सिख हो चाहे हिंदू हो, ठीक है, उन सभी में क्या था, एक अच्छा खासा समर्थन उनसे मिलता था कांग्रेस पार्टी को। तो इस कारण पंजाब में कांग्रेस पार्टी ठीक ठाक भाई अपना प्रदर्शन कर रही थी, अकाली दल को उतना ज्यादा समर्थन नहीं मिल पा रहा था। अब देखिए 1970 के दशक में ही क्या होता है, पंजाब के लिए ना ज्यादा स्वायत्तता की मांग उठाई जाने लग जाती है। विशेषकर जो अकाली दल के नेता लोग हैं वो पंजाब के लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग करते हैं। और 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या होता है, पास होता है, पारित होता है, और जिसके तहत पंजाब के लिए एक ज्यादा स्वायत्तता की मांग की जाती है। और इसमें यह भी मांग की जाती है कि केंद्र और राज्य संबंध को पुनः परिभाषित किया जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि भाई केंद्र सरकार को ज्यादा पावर दिया गया है, राज्य सरकार, पंजाब की जो राज्य सरकार है उसके पास कम पावर है। तो इसलिए राज्य सरकार को ज्यादा पावर दिलाने के लिए वो चाहते थे कि केंद्र और राज्य संबंध को दोबारा से परिभाषित किया जाए। और इस प्रस्ताव में सिख कौम के रूप में, यानी कि सिख को एक प्रमुख कौम के रूप में सिखों के वर्चस्व का ऐलान किया गया, ठीक है, मतलब सिखों का बोलबाला होना चाहिए समाज में, ऐसा कुछ आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसकी भी मांग की गई थी। लेकिन देखिए हमारे देश के बहुत सारे नेताओं ने इस प्रस्ताव को एक अलग सिख राष्ट्र के रूप में देखा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के माध्यम से अकाली दल के जो नेता है वो क्या कर रहे हैं, एक अलग सिख राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे, इस तरीके से इसको देखा गया। अब 1980 के दशक की अगर हम बात करें तो 1980 के आसपास क्या होता है, जो अकाली दल है, अकाली दल के जो नरमपंथी जो नेता थे, नरमपंथी जो कि आराम से मतलब अपना शांतिपूर्वक कामकाज को चलाते थे, उनसे हाथ जो सत्ता था उनसे हाथ से निकल गया और वो सत्ता किसके हाथ में आ गया, चरमपंथियों के हाथ में आ गया। चरमपंथी यानी कि जो हिंसा में विश्वास करते थे, जो मार काट में विश्वास करते थे, और उन्होंने खालिस्तान नामक नए देश की मांग भी की थी। सिखों के लिए खालिस्तान नामक नए देश की मांग की गई थी इनके द्वारा। किनके द्वारा, जो चरमपंथी थे, जो चरमपंथी नेता थे। इसमें से एक फेमस नाम भी है जिसको भिंडरावाले के नाम से जाना जाता है, जो कि अकाली दल का ही एक कह सकते हैं, अकाली दल से ही मिल जाता है और ये चरमपंथी नेता के रूप में काफी फेमस होता है। और इसके सारे अनुयायी, ये सारे सभी लोग क्या करते हैं, जो अमृतसर में एक मंदिर है आपको पता है, स्वर्ण मंदिर, उसमें क्या करते हैं, शरण लेते हैं, मतलब अपना मुख्यालय बनाते हैं, ठीक है, वहां से पूरे मतलब चीजों को चलाना स्टार्ट करते हैं, अपना अभियान चलाना स्टार्ट करते हैं। और स्वर्ण मंदिर क्या होता है, एक हथियारबंद किले के रूप में तब्दील हो जाता है। मतलब कि जो ये भिंडरावाले हैं उसके जो सपोर्टर्स हैं वो हथियार के साथ क्या करते हैं, स्वर्ण मंदिर में ही अपना शरण लेते हैं और वहां पे पूरा चारों तरफ से उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो क्योंकि अब केंद्र सरकार को क्या करना था, स्वर्ण मंदिर को इनसे मुक्त कराना था, इन जो चरमपंथी जो लोग थे उनसे मुक्त करवाने के लिए क्या किया, केंद्र सरकार ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। तो महीना था जून का महीना जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, और इसके तहत स्वर्ण मंदिर को क्या किया, चारों तरफ से जो हमारे इंडियन आर्मी के जो सिपाही थे उन्होंने घेर लिया और तोप के साथ, बंदूकों के साथ हमला किया गया और फिर जाके इन चरमपंथी लोगों से, या इसको आतंकवादी भी आप कह सकते हैं, आतंकवादी की श्रेणी में इनको रखा जाएगा, उनसे मुक्त कराया गया। लेकिन इस ऑपरेशन में क्या हुआ, स्वर्ण मंदिर को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची थी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ स्वर्ण मंदिर को, और इस कारण सिखों ने इसको अपनी भावनाओं पर एक तरीके से चोट माना, ठीक है, उनकी भावनाओं को गहरा चोट लगा। और भारत और उसके बाहर के जो सिख लोग थे सबने इस सैन्य अभियान का अपने धार्मिक विश्वास पर हमला माना और इसका चारों तरफ से क्या हुआ, विरोध हुआ। अब आपको पता है कि इसी का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी के जो
दो अंगरक्षक थे जो कि सिख थे, अंगरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड। उन्होंने क्या किया, 31 अक्टूबर 1984 के दिन जो इंदिरा गांधी है उनके घर के बाहर ही उनको गोली मार दिया और उनकी हत्या कर दी। तो जैसे ही ये उनकी हत्या हुई उसके बाद आपको पता है कि भाई पूरा देश तो भाई शोक की लहर में डूब चुका था, लेकिन भारत में जो सिख थे, विशेषकर दिल्ली और उत्तर भारत के जो सिख थे, उनके ऊपर लगातार हमले होने लगे और बहुत सारे सिखों को मारा गया। विशेषकर दिल्ली में तो भाई बहुत ज़्यादा सिखों को मारा गया, ठीक है। और कई घरों में तो भाई ऐसा देखने को मिलता है कि एक भी सिख पुरुष उस घर में नहीं बचा। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी। और जो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थी, उन्होंने 2005 में संसद में अपने भाषण में इस रक्तपात को लेकर जो सिख थे, सिख जो समुदाय है हमारे, उनसे माफ़ी भी मांगी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक जो भी चीज़ें मैंने समझाई है वो समझ में आ गया होगा। अब शांति की प्रस्तावना के लिए जो भी कदम उठाए गए थे आगे 1984 के बाद, उसकी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी की तो मृत्यु हो चुकी है। अब देखिए उसके बाद अगले जो हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं इंदिरा गांधी के बाद, वो राजीव गांधी, जो कि उनके पुत्र है, ठीक है। तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो क्या करते हैं, जो कि अकाली दल के जो धर्मपंथी जो नेता थे उनके साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं। और इसी के रिगार्डिंग क्या होता है, एक समझौता होता है जिसको हम राजीव गांधी लोंगोवाल समझौते के रूप में जानते हैं, या फिर इसको हम पंजाब समझौते के रूप में जानते हैं, जो कि 1985 में, जुलाई के महीने में 1985 में ये समझौता हुआ था। अब देखिए इसकी प्रमुख शर्तें क्या थी, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसकी पहली शर्त ये थी कि भाई जो चंडीगढ़ है ना, उसको पंजाब को दे दिया जाए, ठीक है। आपको पता है कि अभी चंडीगढ़ जो है पंजाब हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है, लेकिन इस प्रस्ताव में या इस समझौते में कहा गया कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा पंजाब तथा हरियाणा के बीच में जो भी विवाद है, जो सीमा विवाद है, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग से आयोग की नियुक्ति की जाए, एक कमेटी बनाई जाए जो क्या करे, पंजाब हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने का काम करे। इसके अलावा पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच में जो रावी व्यास नदी है, उसके पानी के बंटवारे को लेकर भी एक न्यायाधिकरण बैठाया जाए, जो कि वो न्यायाधिकरण क्या काम करेगी, इनके बीच में जो भी पानी जल के बंटवारे को लेकर जो भी समस्या है उसको सुलझाने का काम करेगी, ठीक है। इसके अलावा इस समझौते के अंतर्गत क्या था कि सरकार पंजाब में जितने भी उग्रवाद से प्रभावित लोग थे उनको मुआवजा देगी। मुआवजे की मांग भी की गई थी, जितने भी उग्रवाद से जितने भी लोग प्रभावित हुए उनको क्या मिले, मुआवजा मिले। इसके साथ ही पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम जो है उसको वापस लेने की भी मांग पर सहमति हो गई थी। तो ये प्रमुख समझौते थे, मतलब इस समझौते की प्रमुख शर्तें थी, जो कि राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच में जो हुआ था, जिसको हम पंजाब समझौते के नाम से जानते हैं। देखिए लेकिन इस समझौते से ना पंजाब में हिंसा का जो चक्र था वो रुका नहीं। ये जो हिंसा का चक्र था वो लगभग 1 दशक तक चलता रहा और इसमें कई बार मानवाधिकार का उल्लंघन भी देखने को मिलता है। पुलिस ने क्या किया, लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया और अकाली दल तो भाई समय बिल्कुल बिखर चुकी थी, टूट चुकी थी। तो इस कारण देश, मतलब इस प्रांत में जो पंजाब है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और जब 1992 में पंजाब में चुनाव होता है तो महज 24% मतदान ही वोट डालने जाते हैं। इतने ज़्यादा खौफ था लोगों के बीच में, कहीं भी मारकाट हो जाता था, हिंसाएं हो जाती थी, तो इस कारण इतने कम लोग वोट डालने गए थे। देखिए उग्रवाद को तो सुरक्षा बलों ने क्या किया, दबा दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया वहाँ के आम लोगों ने, वो चाहे सिख हो, हिंदू हो या दूसरे धर्म के लोग हो, सब ने उठाया, ठीक है। और 1990 के बाद ही जाके जो स्थिति है वो सही हो पाई। 1997 में क्या होता है, चुनाव होता है और उसमें अकाली दल और भाजपा पार्टी गठबंधन करके क्या करती है, सरकार बनाती है और फिर उसके बाद जो वहाँ की राजनीति है वो सही से पटरी पे आ जाती है, ठीक है।